नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। पूरी दुनिया में जो बात अक्सर सुनाई देती है वो है आतंकवाद और नागरिकों की सुरक्षा की, जिसे लेकर पूरा विश्व परेशान रहता है। भारत ने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को आतंकवाद के चलते खोया है। यह खतरा आज भी बना रहता है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर ही निर्भर होती है और खतरों से निपटने के लिए प्रभावी पुलिस व्यवस्था की जरूरत है। लेकिन देश की पुलिस व्यवस्था इस काम को करने के लिए उतनी तैयार दिखाई नहीं देती। आज हम बात करेंगे भारत की पुलिस की और पुलिस में सुधार क्यों है जरूरी। हम अक्सर भारत में पुलिस की ज्यादतियों की खबर सुनते हैं, लेकिन दुनिया के अधिकांश देशों में स्थिति कमोवेश एक जैसी ही है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए भी जरूरी है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाए। देश में पुलिस सुधारों का झंडा उठाते रहे प्रकाश सिंह तो यहां तक कहते हैं कि यदि देश में लोकतंत्र को बचाना है तो पुलिस सुधारों को पूरी तरह लागू करना ही होगा। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि आखिर हम पुलिस सुधार चाहते क्यों हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं साहब आप पुलिस सुधार क्यों बार बार इसके लिए कुछ न कुछ कहते रहते हैं। आखिर ठीक ही चल रहा है, व्यवस्था ठीक ही चल रही है। ब्रिटिश सरकार ने एक अच्छी खासी पुलिस बना रखी थी, उसको चलाते रहिए। और अफसोस तो तब होता है जब कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी ये बात करते हैं कि प्रकाश ये तुम काहे को ये सुधार उधार कर रहे हो, सब ठीक तो चल रहा था। तो हमें देखिए गहराई में अगर हम इस विषय के जाएं तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हमें एक आधुनिक भारत का निर्माण करना है, भारत को एक प्रगति के रास्ते पे ले जाना है, एक आधुनिक भारत तभी बन सकता है जब हमारी पुलिस भी आधुनिक हो, अपनी सोच में आधुनिक हो, अपनी कार्यशैली में आधुनिक हो। जो संस्थागत परिवर्तन चाहिए वो भी आधुनिक प्रकार के हो जाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम एक कॉलोनियल पुलिस एक हमारे गले में चक्की की तरह लटकी रहेगी और हम देश को जो वो दिशा नहीं दे पाएंगे और देश में वो प्रगति नहीं हो पाएगी जिसकी हमें अपेक्षा है और जिसका हम सपना देखते हैं। हम 21वीं सदी में 1861 में बनाई गई अंग्रेजों की पुलिस व्यवस्था के साथ नहीं चल सकते। आज जनमानस में यह कहावत प्रचलित है कि पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी और न दुश्मनी। 21वीं सदी के भी 2 दशक बीत जाने के बाद भी यह स्थिति भारत के लिए चिंता की बात है। आज भी पुलिस का नाम आते ही प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, रौब, उगाही, रिश्वत आदि जैसे शब्द दिमाग में आते हैं। पुलिस को आम आदमी का दोस्त होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पुलिस का नाम सुनते ही डरता है और पूरी कोशिश करता है कि पुलिस के चक्कर में ना पड़े। आज़ाद भारत में आज भी देश की पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा सेवाएं अंग्रेज़ों के बनाए गए पुराने कानून और पुलिस रेगुलेशन के आधार पर ही चल रही हैं। जैसे पुलिस अधिनियम 1861 और दूसरे पुलिस रूल 1857, 1937 के तहत ही हैं। हालांकि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह केस में फैसला सुनाया था और कुछ एक राज्यों ने इसको आधा अधूरा लागू भी किया है। आज देश के तमाम अधिकारी लगातार ये मांग उठाते रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे श्री सत्यपाल सिंह, जो बाद में केंद्र में मंत्री भी बने, पुलिस को इज्जत दिलाने की बात जोर देकर कहते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी ओवरसीइंग सो कॉल्ड वॉचडॉग्स हैं वो पुलिस के ऊपर हैं। हमें कई जो जिसको हम बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं, कई द वीमेन कमीशन है, कई चिल्ड्रन कमीशन है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारी मीडिया है। इतने ज्यादा मतलब कमीशन जो पुलिस के ऊपर बैठे, सब केवल पुलिस को सुधार करना चाहते हैं, पुलिस के ऊपर बैठे हुए हैं और किसी डिपार्टमेंट के ऊपर इतना नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं अगर हमारे अधिकारी अच्छे हो जाएं, जो केवल मात्र पुलिस के लिए जो कंप्लेंट अथॉरिटी बनाया जाए, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं। हम लोग जो है अपना व्यक्ति अपने उससे अगर हम करें, तो मैं अपना उदाहरण आपको बता रहा था। जब मैंने पुलिस कमिश्नर का पद संभाला मुंबई के अंदर, उस समय पुलिस के खिलाफ लगभग 5000 कंप्लेंट जो हैं लगभग साल भर में अपने होम डिपार्टमेंट या सीएम मुख्यमंत्री के पास पहुंचती थी। जनता दरबार लगाने के बाद ये सब रिकॉर्ड की बात मैं आपसे कर रहा हूं। लेकिन राजनीतिक और अफसरशाही दखलंदाजी के कारण पुलिस की छवि लगातार खराब हो रही है। पुलिस राजनीतिज्ञों व अपराधियों की मिली भगत भी लगभग 60 से 70% मामलों में आंकी गई है। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद
नरेंद्र मोदी ने भी स्मार्ट पुलिस की वकालत की थी। स्मार्ट पुलिस का मेरे मन में कंसेप्ट है। एस फॉर सिक एंड सेंसिबल, एम फॉर मॉडर्न एंड मोबिलिटी वर्क, A for alert and accountable, R for reliable and responsive, T for techno-savvy and trained. हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा 100 करोड़ की वसूली का मामला आने और पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान पुलिस का रवैया देखने पर एक बार फिर पुलिस महकमे पर सवाल उठे हैं। दिल्ली दंगों के वक्त भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे थे। तब देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सड़क पर उतरना पड़ा था। जरूरत दरअसल भरोसे की है। प्रकाश सिंह मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में 15 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी सरकार पुलिस पर राजनीतिक नियंत्रण खत्म नहीं करना चाहती। भारत अकेला देश नहीं है जहां पुलिस सुधारों की बात हो रही हो। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद कांग्रेस नया कानून बनाने जा रही है। सीबीआई बनाम किशोर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट व्याख्या की थी कि कानून की रक्षक पुलिस यदि भक्षक बन जाए तो उन्हें सामान्य अपराधियों से ज्यादा दंड मिलना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया। अमेरिका में डिफंड पुलिस आंदोलन। पुलिस के खिलाफ था ये आंदोलन। लाखों की तादाद में लोग उतरे सड़कों पर। अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पर पूरे अमेरिका में आक्रोश। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू का उल्लंघन कर आगजनी की। घटना ने अमेरिका में पुलिस के कामकाज को फिर उजागर किया। अमेरिका में जोरों पर उठ रही है पुलिस सुधारों की मांग। अमेरिकी पुलिस पर अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगता रहा है। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन फ्लॉयड की हत्या से कई साल पहले से ही चल रहा है। फ्लॉयड की मौत ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बदल दिया। फ्लॉयड की मौत के दोषी पुलिस अधिकारी को 22 साल की सजा सुनाई गई। State of Minnesota, County of Hennepin, District Court, 4th Judicial District, and 8 weeks. अमेरिका में भी पुलिस पर काम के अतिरिक्त बोझ का दबाव। अमेरिका में भी पुलिस को प्रशिक्षण में हथियार चलाने पर जोर दिया जाता है। अमेरिका में औसतन पुलिस अधिकारी 60 घंटे हथियारों का प्रशिक्षण लेते हैं और मामले को सुलझाने जैसा प्रशिक्षण सिर्फ 10 घंटे का होता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक बहुमत वाली कांग्रेस ने पुलिस क्रूरता के खिलाफ कानून बनाने का समर्थन किया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में पुलिस एक्ट में जॉर्ज फ्लॉयड कानून पारित किया है। एक्ट में पुलिस प्रशिक्षण और उन तरीकों को अपनाने की बात कही गई है जिनसे शरीर को नुकसान नहीं होता। सुरक्षा संबंधी गंभीर आंतरिक चुनौतियां बरकरार हैं। हमारे देश में आतंकवाद, वामपंथी रुझान से प्रभावित उग्रवाद, धार्मिक कट्टरता और जातीय हिंसा के खतरे कायम हैं। ये चुनौतियां अपनी ओर से निरंतर सतर्कता की मांग करती हैं। इनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है, लेकिन संवेदनशीलता के साथ। ये कहा था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो आंतरिक सुरक्षा के मसले पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में बोल रहे थे।
इस बात को कई साल बीत गए हैं और अब देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई खतरे अब भी बने हुए हैं। तकनीक में प्रगति के साथ साथ नए प्रकार के खतरे सामने आ रहे हैं। साइबर हमला, बैंक धोखाधड़ी और संगठित अपराध सहित कई चुनौतियां हैं जिनसे ज्यादा विशिष्ट तरीके से निपटने की जरूरत है। मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस युद्ध को चौथी पीढ़ी का युद्ध करार दिया, जो एक अदृश्य सेना के खिलाफ है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस युद्ध को सेना के सहारे नहीं जीता जा सकता। यह एक पुलिसकर्मी का युद्ध है और अगर आप इसमें विजयी होते हैं तो देश जीतता है और अगर आप हारते हैं तो यह देश की हार होती है। अजीत डोभाल, राष्ट्रवाद का चाणक्य। एक सैल्यूट राष्ट्र के नाम, एक शपथ राष्ट्र के सत्य और उसकी सुरक्षा के नाम, और एक जोश उसकी तमाम जटिलताओं से जूझते हुए उसे अखंड रखने का। They probably grudge that. So it takes a form of resistance. And that resistance leads to the police vehicles being lit on fire, put on fire, or this thing. They do not know that they have paid for it. They don't belong to the police. They belong to them. The day the society starts realizing that the property of the police or the police vehicles that you are burning today is actually your own money, your own vehicle that you are this thing, it is not getting deducted from the salaries of the policemen. It is only the taxes which are going to this thing, they are going to be enhanced because the government will have to find these new vehicles for equipping them. Now, once they start feeling, how do we bring about the societal change where they feel that it is the police which is for them, it is the police for which they are paying, it is the police which is there to serve them and serve their best interests. If that realization will take time. And it has already started changing, thanks to people like Ms. Sangeeta Reddy and others, that they are trying to bring about that transformation. But the point is this, can technology enhance that process? Can it make it faster? And if it can, please try for that. Use the technology, use the applications, create your new applications, think of new innovative methods. And you also know that is in changing the human mind. Maybe that you may even like to contact some social psychology. देश में बढ़ते अपराधों के बीच आम लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की कमी लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए भारत में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं है, जिससे अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानक के अनुसार प्रति 1 लाख नागरिक पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, लेकिन भारत में यह आंकड़ा 144 ही है। मतलब हर 450 भारतीयों पर एक पुलिसकर्मी की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन यह आंकड़ा बढ़कर 694 हो गया है। 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग गठित। आयोग ने सरकार को 8 रिपोर्टें सौंपी। सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया। आयोग का सुझाव, हर राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन हो। 1997 में गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त ने सभी राज्यों को पुलिस सुधार की सिफारिशें की। 1998 में JF रिबेरो की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन। 2000 में गठित पद्मनाभैया समिति ने सरकार को सुधारों से संबंधित सिफारिशें सौंपी थी। आपातकाल के बाद शाह आयोग ने पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने की बात कही। सोली सोराबजी समिति ने साल 2006 में मॉडल पुलिस अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए ताकि पुलिस बिना दबाव के काम कर सके। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए जो पुलिस के खिलाफ आने वाली गंभीर शिकायतों की जांच कर सके। थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रमुख तक की एक स्थान पर कार्यावधि 2 साल सुनिश्चित की जाए। नया पुलिस अधिनियम लागू किया जाए। अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था के लिए अलग अलग पुलिस की व्यवस्था की जाए।
आंतरिक सुधार की कमान संभालने वाली पुलिस की तैनाती को लेकर सामने आई ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में पुलिस सुधार को लेकर तमाम कमीशन बने जिन्होंने समय समय पर अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन तमाम सरकारों ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाला। हाल ही में पुलिस सुधारों पर एक गंभीर कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें देश के प्रसिद्ध पूर्व पुलिस अधिकारियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शिरकत की। गहराई में अगर हम इस विषय को जानें, हमारे दूसरे जो सब इस बात को भारत में पुलिस तंत्र को कुशल, प्रभावी और तकनीकी तौर पर सक्षम बनाने की आवश्यकता है, जिसे लेकर अक्सर बात होती है। लेकिन क्या देश में पुलिस सुधारों में सबसे बड़ा रोड़ा देश का प्रशासनिक तंत्र ही है? जी हां, सुनने में यह बात चौंकाती जरूर है, लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह यही मानते हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है सत्यपाल सिंह का। पुलिस के संभव नहीं है, ये सब लोग जानते हुए भी, चाहे हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स रहे हों जो जितने भी पॉलिटिक्स में हैं, या हमारे दूसरे जो लोग सब इस बात को कहते हुए भी, इसके बीच में जो सबसे बड़ा जो है ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ी जो दीवार खड़ी हुई है, जब मैं सर्विस के अंदर था तब भी मैं इस बात को कहता था कि सबसे बड़ा रोड़ा अगर किसी ने अटकाया है तो जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उसको जो है इसको आईएएस लोग भी बोलते हैं, वो सबसे बड़ा रोड़ा इसके अंदर इन्होंने अटकाया है। और आप लोग इसमें एक उदाहरण मैं देता हूँ, यूपी जो है इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी में जो है आज से 30 साल पहले, 30 से भी ज्यादा हो गए, जब कानपुर में सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की बात आई थी, लेकिन अब तक जो है 1.5 साल पहले तक उन लोगों ने बनने नहीं दिया। उनको इस बात के कहते कि पुलिस पॉलिटिशियन को इस तरह से समझाया जाता रहा, अरे तो पुलिस स्टेट बन जाएगा, आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, पुलिस को जिस तरह से आप यूज करते हो। लेकिन असली बात ये पॉलिटिशियंस की नहीं है। मुझको लगता है कि असली बात जो है, जिन लोगों को लगता है कि उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे, उनकी पावर खत्म हो जाएंगी, ये ब्यूरोक्रेसी है जो इस बात को नहीं होने देती। और समाज हमारा इस बारे में सोया हुआ है। समाज में जो जागृति चाहिए, जो जागरण चाहिए कि अगर अच्छी पुलिस होगी, मैं तो कई बार अपने आईएएस मित्रों को भी कहता हूँ, भाई आज हमेशा के लिए आप सर्विस के अंदर नहीं हो, आप भी कल को रिटायर होंगे, आपके बच्चे भी हो सकते हैं पुलिस के अंदर नए आए। अगर हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम लोग एक अच्छा विकास देश का देखना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि गरीब लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके, तो हमें पुलिस चाहिए, अच्छी पुलिस चाहिए। एक ऐसी पुलिस जो ईमानदारी के साथ काम कर सके, जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून के हिसाब से काम कर सके, ऐसी पुलिस सुधारों की इस देश को जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से 2006 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, उसके निर्णय के बाद भी इसमें जो हमको सुधार चाहिए तो आज तक नहीं हुआ है। इधर उधर कागज पे जरूर हुआ है। कागज पे हम लोगों ने स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बना दिए, हम लोगों ने पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बना दिए, हम लोगों ने जो है जिसको हम बोलते हैं कि 2 साल का हमको टेन्योर चाहिए, कई जगह इस बात को आया है। लेकिन ईमानदारी के साथ अगर हम कहेंगे तो मैं कहना चाहिए कि 100 में अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा कि 10% बातों को पर मुझे लगता है हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया होगा। 90% अभी भी हम लोग जो है इस बात को करने में नाकामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां की पुलिस व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो जांच और कानून व्यवस्था को अलग करने को लेकर है। उत्तर प्रदेश के एडीजी राजीव कृष्ण ने इस बात को विस्तार से बताया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यूपी में एटलीस्ट जनवरी 2020 में सरकार ने ऑलरेडी इस विषय में पॉलिसी डिसीजन ले लिया है और 23 जनवरी 2020 को इस चीज को इन्वेस्टिगेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को अलग अलग कर दिया गया है। न केवल उसमें बड़े विस्तृत ढंग से कि क्या इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज क्या करेंगी और थाने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन का क्या काम होगा, लॉ एंड ऑर्डर का क्या काम होगा, बल्कि उस इन्वेस्टिगेशन को कायदे से क्रियान्वित करने के लिए करीब 1400 इंस्पेक्टर्स की पोस्ट और उसी के सापेक्ष बाकी जो इन्वेस्टिगेटिव स्टाफ है उनकी पोस्ट को सैंक्शन करते हुए उनको वहाँ पोस्ट भी कर दिया है। तो अब इशू एज फार एज यूपी इज कंसर्न्ड एंड एज फार एज दिस रिफॉर्म इज कंसर्न्ड, इशू अब ये नहीं रह गया है कि क्या ये बेहतर है कि क्या ये बेहतर नहीं है। इशू अब ये है कि अब इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद इससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या हम अभी इस स्थिति में हैं कि 1 साल 1.25 साल के इस सुधार के बाद इससे जो भी निष्कर्ष निकले हों, जो भी इसके आउटकम्स आए हों, उनके बेसिस पर हम ये मेजर कर सकें कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं या अभी इसमें और समय लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या
इसमें जो जो हमारे अधिकारी, जो हमारे कर्मी, पुलिसकर्मी इसमें दोनों अलग अलग विंग्स में हैं, तो उन्होंने इस सुधार के सापेक्ष किए गए कार्य को, उसमें उन्होंने कितना मेहनत से इसको सफल बनाने की दिशा में आगे प्रयास किया है। तो अब इन बिंदुओं पर मैं बारी बारी से आना चाहूँगा कि अल्टीमेटली, जैसा कि अभी प्रकाश सिंह सर ने कहा और उससे पहले सत्यपाल सिंह सर ने कहा, कि अल्टीमेटली पुलिसिंग का जो फाइनल आउटकम है वो दो प्रकार से मापा जा सकता है। एक, पब्लिक सेटिस्फेक्शन उनके उस एक्शन से कितना है, और दूसरा, वो कानून रूल ऑफ लॉ को बढ़ाने में कितना मददगार है। तो इन दोनों ही चीज़ों में जो एफिशिएंसी है पुलिस की या इफेक्टिवनेस है पुलिस की, जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। तो उस क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अगेन उसको मापने के लिए कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि हमारी जो विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था में सारे मामले 100% मामले न्यायपालिका के पास जाते हैं, जहां पर उनकी समीक्षा होती है, उसके आधार पर उनका निर्णय होता है। पुलिस संभवतः अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से किया गया उनका प्रत्येक कार्य 100% कार्य इज अंडर स्क्रूटनी बाय जुडिशरी, बिकॉज एवरी इन्वेस्टिगेशन फाइनली गोज टू अ ट्रायल। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है कंप्लेनेंट्स का, या जो रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया ये कदम है, अब इसके बारे में, अभी इसके आउटकम के बारे में, क्योंकि अभी मात्र 1 साल हुआ है और अभी बहुत सारे मामलों में, आई वुड से अबाउट 95% मामलों में अभी जुडिशरी के जजमेंट्स नहीं आए हैं, जो मुकदमे पिछले साल में कायम हुए थे और उनमें इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको करने से वास्तव में क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट आया है। बट एज ए एक्टिव प्रैक्टिशनर ऑफ पुलिसिंग, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इससे डेफिनेटली जो हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है, उनके कार्यप्रणाली में ज्यादा फोकस आया है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि देश की पुलिस में सुधार हो, वो सत्ता के हाथों की कठपुतली ना बने, जैसा बंगाल या बाकी राज्यों में देखने को मिलता है। इसका रामबाण उपाय है पुलिस सुधार। राजनीतिक नेतृत्व को यह समझने की आवश्यकता है कि अक्षम पुलिस तंत्र देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए भी खतरा है। यह सही समय है हम पुलिस बल को राजनीतिक आकाओं के गिरफ्त से मुक्त करें और इसे शासक की पुलिस की बजाय जनता की पुलिस में परिवर्तित करें। धन्यवाद। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।